हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड होंगे किसी बच्चे को टॉप एनआईटीज में जाने के लिए या इवन किसी भी एनआईटी में जाने के लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2019 में जो जेईई मेंस हुआ था वहां पे किस तरह की परफॉर्मेंस पे यानी कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा एनआईटी मिल गया था, कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटाइल पे क्वालिफाई हो गया था कोई भी स्टूडेंट या कितने परसेंटाइल पे वो टॉप एनआईटी में पहुंच गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स जेईई मेंस जो अपना अप्रैल में होने वाला है उसके लिए स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को वीडियोस भी प्रोबेबली उसकी मिल गई होगी। जो क्रैश कोर्स है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखना। तो बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एनआईटीज में जाने के लिए। तो अगर मैं 2019 के डेटा से बात करूं तो देखो परसेंटाइल तो आपको पता ही है कि बार बार मैं काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर इज लेस देन और इक्वल टू, है ना, हिज हर स्कोर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट सेशन। मतलब कि शिफ्ट वाइज आपकी परसेंटाइल बनाई जाती है। उस शिफ्ट में आपसे कम वाले स्कोर वाले बच्चे कितने हैं उनको लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं उनको लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आप 100। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यानी कि आप कितने बच्चों से ऊपर हो वो लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने अपीयर हो रहे हैं उस शिफ्ट में वो लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक, अब देखो यार परसेंटाइल जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, सीट पाने के लिए एनआईटी में कितने परसेंटाइल चाहिए और उसके अलावा टॉप एनआईटी में सीट पाने के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है ऑलरेडी कि जनरल, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी एसटी है और ये पीएससी फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा। ठीक है, तो जो क्वालिफाई हुए हैं जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस का मतलब क्या होता है कि आपने जेईई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया है। जेईई मेंस में तो आपके क्या है कि क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई कर लिया है जेईई मेंस को, अब आप एडवांस के पेपर के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपको क्वालिफाइड बताया जा रहा है जेईई एडवांस के लिए तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो रहे हो सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छा कर लेते हो और किसी आईआईटी में पहुंच जाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो उसका एक बार स्कोर का एनालिसिस करते हैं कि जनरल में जो 70 परसेंटाइल से ऊपर बच्चे थे वो अपना जो एडवांस है उसके लिए क्वालिफाई हो गए थे। ओबीसी में 45, एससी एसटी में 30 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 27। और यही मार्क्स थे अपने जो एनआईटी में सीट लाने के लिए। ठीक है, जो परसेंटाइल थी वो क्या थी 93, यहाँ पे थी ओबीसी के लिए 88 और एससी एसटी के लिए 70 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 50। तो ये इतना कम इसलिए है, मैं बता रहा हूँ कि एनआईटी में इससे सीट तो इंश्योर हो जाएगी, लेकिन वो एनआईटी कौन सा होगा ये आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए। वो कौन से है कि बॉटम एनआईटी जो है, बॉटम एनआईटी कौन से हो गए, जैसे कि मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, और नागालैंड हो गया, उस तरह के जो बहुत ही नए एनआईटीज है जिन्हें अभी रिसेंटली एनआईटी का दर्जा मिला है, नए एनआईटीज जो हैं उनमें आप इतनी इतनी परसेंटाइल पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक, उसके बाद टॉप एनआईटीज कौन से हैं, आप 7 एनआईटीज पकड़ लो। ठीक है, ये क्या है कि इनकी रैंकिंग्स चेंज होती रहती है, लेकिन प्रिफरेबली अगर मैं 5 एनआईटीज की बात करूं तो टॉप 5 आपको भी पता है कौन कौन से एनआईटीज हैं। एनआईटी वारंगल, उसके बाद एनआईटी तिरुचिरापल्ली यानी कि त्रिची भी जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद सूरतकल, कैलीकट और राउरकेला। ठीक है, ये पांचों जो एनआईटी हैं ये टॉप 5 एनआईटीज हैं। इनमें जाने के लिए, और इनके अलावा जो है इलाहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, एमएनआईटी जयपुर है। ठीक है, ये भी काफी अच्छे है। उसके अलावा वीएनआईटी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर है। तो ये टॉप 10 एनआईटीज होते हैं जिनमें जाने के लिए आपको मिनिमम जो परसेंटाइल है वो कितना चाहिए, 97, ओबीसी के लिए 94, एससी एसटी के लिए 85 और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 70। अब ये एंश्योर नहीं करता है कि आप एनआईटी वारंगल में ही चले जाओगे एनआईटी ये 97 परसेंटाइल लेके, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि 97 परसेंटाइल लेके हो सकता है एनआईटी इलाहाबाद में आपको कोई इस तरह की ब्रांच मिल जाए कि माइनिंग लगा लो, केमिकल इंजीनियरिंग लगा लो, या फिर जो भी वहाँ की ऐसी ब्रांच है जिसे कंसीडर नहीं किया जाता एज अ गुड ब्रांच या जिसका पैकेज उतना अच्छा नहीं होता। ठीक,
और वैसे आपको पता है कि 97 परसेंटाइल का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आपकी आ नहीं रही है, ठीक है। 99 से अबव जो है उसे हम ग्रेट या गुड या अच्छी परसेंटाइल कंसीडर करते हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये भी नज़र आ रहा है, एक बारी मैं यहाँ पे और एनालिसिस डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ नज़र क्या आ रहा है, यहाँ नज़र ये भी आ रहा है कि 100 परसेंटाइल जो थी वो रैंक 1 थी, ऑब्वियसली इसी से हम परसेंटाइल को कैलकुलेट करते हैं। 99 परसेंटाइल जो है मतलब 100 से और 99 के बीच में 8446 बच्चे हैं। मतलब अगर आपकी 99 परसेंटाइल आ रही है तो आप 8000 के अराउंड रैंक में आ चुके हो। उसके अलावा एक और बात बता देता हूँ, अब ये जो रैंक है ना 8000, इसमें से बच्चों मान के चलो 5000 जो बच्चे हैं वो तो आईआईटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यार जेई मेन अच्छा हुआ है, इसका मतलब एडवांस भी अच्छा ही होगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चे का एडवांस बिगड़ जाए। अगर यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे दिए तो यहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होने के, ठीक। तो मतलब 5000 बच्चे तो ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं कि हम चले जाएं, और बाकी के 3000 जो है वो यहीं से कहीं से नीचे से उठ के आते हैं, ठीक। तो आप जहाँ भी बिलोंग करते हो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। अगर मैं इन 8000 में हूँ तो वेल एंड गुड, मेरा एनआईटी में एक अच्छा ब्रांच जो है वो तो पक्का ही है, एक अच्छे एनआईटी में, टॉप एनआईटी में ब्रांच तो पक्का ही है। उसके अलावा टारगेट आपका होना चाहिए कि आप एक आईआईटी को टारगेट करें, क्योंकि जो टॉप 5000 स्टूडेंट होते हैं वो जनरली आईआईटी में निकल जाते हैं, और 8000 में से बचे कितने 3000, वो सारे के सारे अपने आप को सीएसआईटी या फिर कोई अच्छी ब्रांच में सेटल करने की कोशिश करते हैं टॉप एनआईटीज में। अब जनरली बच्चे के लिए कंसर्न क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कि सर एनआईटी में बस पहुंचना है, वैसे टाइप की चीज है। तो 95 परसेंटाइल यहाँ नजर आ रही है, बस यही है, ये है 43,000 रैंक। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि एनआईटी में पहुंचा दे। अब ऊपर आ जाओ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 97 से जनरल वाला जो बच्चा है, मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, वो पहुंच गया था एनआईटी में। मतलब 26,000 रैंक जिसकी थी वो पहुंच गया था एनआईटी में, ठीक। और ये भी देखो टॉप एनआईटी, टॉप एनआईटी मतलब 26,000 में आप टॉप एनआईटी में किसी ऐसी ब्रांच में जा सकते हो जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, इस तरह के ब्रांचेस में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह से। अब 98 से ऊपर अगर परसेंटाइल है मतलब 17,000, मतलब ये मान के चलो कि भाई अंडर 20 के रैंक तो आपकी आ गई, ठीक है। अब 20 के रैंक में क्या हिसाब किताब बैठता है अपना, 20 के रैंक का सीधा सीधा ये हिसाब किताब है कि भाई देखो एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा तो ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्रांच अच्छी मिल रही है तो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन 98 से ऊपर तो है जो मजे ही मजे वाली बात है, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाना है। लेकिन एनआईटी से टेंशन फ्री हो रहा है, आईआईटी से नहीं, फिर फोकस करना है यही एडवांस के लिए, ठीक। तो ये पूरा डेटा हो गया जो 2019 का था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से आप जो है इसी को बेस मान के डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो। देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, हर साल का जो डेटा है मैं आपको बता दूं, 99 में अगर यहाँ 8746 रैंक है, ज्यादा अच्छा पेपर हो गया बच्चों का तो 9000 आ जाएगी, बस ये मान के चलो, ठीक है। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 200-300 रैंक का ऊपर नीचे होता है। हर साल सेम टाइप के बच्चे पेपर देते हैं, सेम ही अमाउंट के बच्चे पेपर देते हैं, और सेम ही अमाउंट से सारा जो कैलकुलेशन है वो एनटीए बनाता है अपना। तो ये तो पूरी बात हो गई जेई मेंस के लिए स्कोर की। अब यार एक और बात समझते हैं, क्या बात है, बात यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे और डाउटनेट के ऐप पे एवरीडे वीडियोस मिलने वाले हैं। वो वीडियोस इस तरह से पर्सनलाइज्ड होंगे जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि वैसे क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस उसके अलावा कॉन्सेप्ट कवरेज पूरी होगी, 100% कॉन्सेप्ट कवरेज होगी, यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है और हम उसे वीडियो में कवर ना करें। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा आप ऑलमोस्ट 1 आवर में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे, क्विक रिवीजन जिसे हम बोलते हैं ना, 1 घंटे में चैप्टर का सफाया। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा भाई, डीपीपी, जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता होगा इसका मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, ठीक है। तो डीपीपीज आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा देखो क्या मिलेगा, ये सारी चीजें अगर आपको मिल गई तो इनका जो आउटकम है वो आउटकम पता क्या मिलेगा, वो आउटकम मिलेगा आपको ये जो मैं लिख रहा हूं, एक बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इन चीजों पे ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई ना छूटे, कॉन्सेप्ट कवरेज कंप्लीट हो जाए, मतलब कि जो चीजें आपकी वीक है उन पे तो पकड़ बन जाए, जो चीज आसान है उन पे भी पकड़ बने। उसके अलावा रिवीजन सारी चीजों का हो जाए, भाई चैप्टर कोई नहीं छोड़ना है। 25 क्वेश्चन आने लग गए फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स में, नहीं पता है
मतलब कि रामलाल श्यामलाल हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। बाकी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली एक बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस होगी आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। बाकी प्रीवियस ईयर जो है वो आपने देखा हुआ है और जनवरी का सेशन तो देख ही लिया है कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्विक रिवीजन में क्या होगा, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर पाओगे सारे चैप्टर को। ये किस लिए भाई, ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोटा में भी चलता है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इससे आप अपनी तैयारी को मैप कर सकते हो, बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। क्यों ट्रैक कर सकते हो भाई, मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 15 सवाल, आपसे बन रहे 7, इसका मतलब 8 तो बने ही नहीं। इसका मतलब ज्यादा पोर्शन कहाँ पे है, ज्यादा पोर्शन तो आपका छूट रहा है, इसका मतलब आपको तैयारी करने की और जरूरत है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जो नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे भाई, पीडीएफ में वीडियो का लिंक भी होगा, उस लिंक को बस क्लिक करोगे तो आपके पास में वीडियो सॉल्यूशन उसका आ जाएगा। वहां से अगर सीख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो करत करत अभ्यास थे जड़मत योत सुजान वाली बात है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो भाई इस पे अगर फोकस करना है, ये चीज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। और ये जो एनालिसिस मैंने बताया है इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो कोशिश करो कि 98 से और 99 के बीच में कहीं परसेंटाइल आपकी आ जाए, ठीक है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह पे होता है, या मैं ये बोल दूं कि देयर इज नो लिमिट फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, उसमें लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। इम्प्रूवमेंट की लिमिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि किसी बच्चे के मान लो 140 मार्क्स आए, अब जरूरी नहीं है कि 150 लेके आएगा अप्रैल में, 160 लेके आएगा अप्रैल में, भाई 200 प्लस भी लेके आ सकता है, डिपेंड करता है कि 2 महीने में पढ़ाई कितनी करी है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली है इस वीडियो से। उसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी अपने कोर्स के बारे में वो मैं कर चुका हूँ, जो डेटा मैंने बताना था 2019 का वो बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। कोरोना वायरस से बच के रहे, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू।